कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग का हम मतलब देख लेते हैं। काफ़ी सारी स्टेट्स, ये वैसे 2021 की न्यूज़ है। एक नीति आयोग का मॉडल बिल आया था ऑन कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग, जिस पे काफ़ी सारी स्टेट्स जो है अपने फीडबैक देने से फेल हो गई थी। अब देखते हैं ये होता क्या है। तो जो लैंड टाइटलिंग वो एक जेनरिक वर्ड है जो टू डिस्क्राइब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू इनेबल इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट टू एफिशिएंटली ट्रेड इन राइट्स इन लैंड एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। तो करंटली जो सिस्टम इंडिया में फॉलो हो रहा है ना, वो प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग फॉलो होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं आर मेंटेन्ड विद इंफॉर्मेशन ऑन पोजेशन विच इज़ डिटरमिन्ड थ्रू डिटेल्ड ऑफ द पास्ट ट्रांजेक्शन्स। मतलब उन डॉक्यूमेंट्स में सारी जो भी लैंड की पास्ट ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं उनकी सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन रखते हैं हम लैंड रिकॉर्ड्स को विद इंफॉर्मेशन ऑन पोजेशन। जो भी पोजेशन की इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन ऑन पोजेशन हम रखते हैं विच इज़ डिटरमिन्ड थ्रू डिटेल्ड ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन्स। अब जो ओनरशिप है इस्टेब्लिश्ड ऑन बेसिस ऑफ जो करंट पोजीशन है उसके बेस पे ओनरशिप कि अभी करंटली लैंड इसके पास है। पर इसमें दिक्कत क्या है ना कि जैसे अगर लैंड का फर्जीवाड़ा हो गया है कि एक ही इंसान ने दो जनों को रजिस्टर कर दिया है। ठीक है। अपना करप्शन वगैरह करके दो जनों को प्रॉपर्टी बेच दिया, तो वहाँ पे देयर कम्स कि गैप आ जाता है। अब मान लो दो जनों को उसने प्रॉपर्टी बेच दिया और एक जने ने प्रॉपर्टी लेके उस पर कुछ करा नहीं, ना ध्यान दिया। ठीक है। दूसरे जना प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू करता रहा, उसने तीसरे जने को बेच दी, फिर चौथे जने को। तब देन उसे याद आया कि भाई अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी। तब तक उस पर एक अलग ही चेन स्टार्ट हो चुकी है ना। तो अब जो रजिस्ट्रेशन है देखते हैं उसमें, रजिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड इज एक्चुअली अ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो रजिस्ट्री कराते हैं ना, हम ट्रांजेक्शन की रजिस्ट्री करवाते हैं। ठीक है। सेल डीड्स की सेल कर दिया, रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस या मॉर्टेज या लीज, तो ये सब होता है। जो होल्डिंग रजिस्ट्रेशन पेपर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें गवर्नमेंट एक्चुअली में इन्वॉल्व हो गई, ये नहीं। वो केवल एक ट्रांजेक्शन की रजिस्ट्री है। और द लीगल फ्रेमवर्क गारंटीइंग की ओनरशिप टाइटल ऑफ द लैंड ये आपके पास है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बस वो एक ट्रांजैक्शन हुई है कि भाई इसने ये ज़मीन इसको दी है, ये ट्रांजैक्शन बस वो रिकॉर्ड करती है जो रजिस्ट्री हम करवाते हैं। कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग में क्या होता है ना कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है डेजिग्नेट एक्चुअल ओनरशिप। कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग में जो टाइटल है वो गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किए जाते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की उस लैंड टाइटल की एक्यूरेसी की। अब वंस अ टाइटल इज ग्रांटेड, एनी अदर क्लेमेंट जो है उसको अगर कोई डिस्प्यूट है कि भाई ये तो ज़मीन मेरी थी, तो उसको वो डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ सेटल करना होगा, ना कि टाइटल होल्डर के साथ। तो और अगर गवर्नमेंट उसका प्रूफ जो है वो सही निकलता है तो गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू द क्लेमेंट। और इन केस ऑफ डिस्प्यूट जो टाइटल होल्डर है उस पर कोई डेंजर नहीं होगा कि वो अपने ओनरशिप को लूज़ कर देगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी है वहाँ पे। अब देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग का। तो लिटिगेशंस कम हो जाएंगे ड्रामेटिकली, क्योंकि 2007 की वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, उसका कहना है कि इंडिया में लगभग 2/3 ऑफ द जो पेंडिंग केसेस है ना, कोर्ट केसेस, वो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स के केसेस हैं। अब जो ना नीति आयोग की एक स्टडी है कि जो डिस्प्यूट्स ऑफ द लैंड और रियल स्टेट है ना, वो ऑन एवरेज 20 साल लेते हैं कोर्ट के अंदर सेटल होने में। अब रिड्यूस्ड रिस्क, जो इन्वेस्टर बड़ा पैसा लगाता है ना, वो एक ज़मीन खरीदता है, परचेज लैंड फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। पर अगर कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग होगी तो उससे उसे कोई कांस्टेंट रिस्क नहीं बना रहेगा उसके सर पे कि कल को आके कोई उसकी लैंड की ओनरशिप को ही क्वेश्चन कर देगा और उसकी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जो अब राइट नाउ जो पीपल हैव टू कीप द इंटायर चेन ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स अपने पास। और डिस्प्यूट ऑफ एनी लिंक, उससे एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो सकती है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप में ही। अब रिडक्शन इन ब्लैक मार्केटिंग क्या, कैसे जो एम्बिग्यूटी है ना इन ओनरशिप, उससे ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाती है लैंड की ट्रांजैक्शंस के लिए, क्या फर्जीवाड़े में लैंड बिकते रहते हैं। अब तो इससे गवर्नमेंट को टैक्सेस का भी लॉस होता है।
अब जो स्पीडिंग अप डेवलपमेंट, क्योंकि जो हर्डल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है कि लैंड 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 वो एक्वायर कर एक्विजिशन के ही सारे हर्डल्स हैं। तो अगर कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग होगी तो ये कम हो जाएंगे, कॉस्टली डिलेज होने से बच जाएगी जो इनएफिशिएंसी आती है। और दूसरा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका मेजॉरिटी ऑफ द जो टैक्सेस वगैरह वो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह से आते हैं, तो उनको वो लेवी करने में भी काफ़ी सहूलियत होगी अगर कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग होगी। अब लॉन्ग रनिंग कोर्ट केसेस जो होते हैं वो भी एक हर्डल्स हैं, उनमें जो इकोनॉमिक लॉसेस करवाते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट फंस जाती है, ऊपर से जो कोर्ट की हियरिंग्स में खर्चा आता है वो अलग। तो ये सारे खर्चे हैं, तो केवल कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग से ये हल हो सकते हैं। अब जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है इज़ डिपेंडेंट ऑन कि अगर लैंड आपके पास है या नहीं जो कोलेटरल पे आप दे सके, और उस लैंड की आपको ओनरशिप प्रूफ करनी पड़ेगी कि अगर आपको फॉर्मल क्रेडिट चाहिए ना बैंक से। पर स्मॉल, तो इसीलिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो ऑफन लेफ्ट एट मर्सी ऑफ ये जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं इनकी। तो ये जो मॉडर्न बिल आया ना कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग में, इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है ये जो बिल है ये स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर प्रोवाइड करता है टू ऑर्डर फॉर establishment एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ टाइटल रजिस्ट्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टीज का ना सिस्टम ऑफ टाइटल रजिस्ट्रेशन वो इस्टेब्लिश करेंगे, एडमिनिस्टर मैनेज करेंगी स्टेट गवर्नमेंट्स। अब जो लैंड अथॉरिटीज़ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेंगी वो एक अपॉइंट टीआरओ को अपॉइंट करेंगी, टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, जो प्रिपेयर करेगा पब्लिश करेगा एक ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ द लैंड टाइटल्स की, ये लैंड किसका ये लैंड किसका, एक ड्राफ्ट लिस्ट करेगा। ठीक है, पब्लिक करेगा वो ड्राफ्ट लिस्ट, और अगर किसी वो एज अ नोटिस सर्व करेगी कि अगर किसी भी लैंड पे कोई पोटेंशियल क्लेमेंट्स है ना कि ये लैंड तो हमारा है, जो इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, वो एक ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उस ड्राफ्ट लिस्ट के खिलाफ। ठीक है, इफ़ डिस्प्यूटिंग क्लेम्स टीआरओ ने रिसीव करे हैं तो टीआरओ वेरीफाई करेगा सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को और रेफर कर देगा जो केस है ना अपना एलडीआरओ को, लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑफिसर को। तो हावेवर जो डिस्प्यूट है जो ऑलरेडी पेंडिंग इन द कोर्ट है ना उनको ये रिजॉल्व नहीं करेगा एलडीआरओ के मैकेनिज्म से। अब हैविंग कंसीडर्ड एंड रिजॉल्व ऑल द डिस्प्यूटेड क्लेम्स, जो लैंड अथॉरिटी है वो पब्लिश कर देगी एक रिकॉर्ड ऑफ द टाइटल, जो फाइनल लिस्ट होगी ना रिकॉर्ड ऑफ द टाइटल्स की वो। अब जो ट्रिब्यूनल है ओवर अ 3 ईयर पीरियड ये जो टाइटल्स है जो डिसीजन ऑफ द टीआरओ एंड एलडीआरओ कैन बी चैलेंज्ड before land titling अपीलेट ट्रिब्यूनल, LTA8, लैंड टाइटलिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने वो 3 ईयर्स तक चैनल्स कर सकते हैं। 3 ईयर्स के बाद वो जो है इवेंट एंट्रीज इन द रिकॉर्ड ऑफ द टाइल्स वो कंक्लूसिव मानी जाएगी प्रूफ ऑफ द ओनरशिप। अब जो स्पेशल ब्रांच ऑफ हाई कोर्ट है ना वो डेजिग्नेटेड टू डील विद द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स जो LATL ने पास करे थे ना, तो वो स्पेशल ब्रांच ऑफ हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। मतलब पहले TRO के पास गए, फिर LDRO के पास गए, फिर TLAT के पास गए, LTAT के पास गए, फिर स्पेशल ब्रांच ऑफ हाई कोर्ट के पास गए। तो वो डील करेगी जो भी अपील्स होंगी ना, जो भी LTAT के ऑर्डर्स के खिलाफ वो देखेगी। चैलेंजेस क्या है ये कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग में ना, कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो अपडेटेड नहीं है फॉर डिकेड्स, खासकर जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है ना वहाँ पे। तो जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो ऑफन इन द नेम ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, और कोई प्रूफ नहीं है कि वो इनहेरिट करी है किसी ने। अनलेस दे आर बेस्ड ऑन अपडेटेड रिकॉर्ड्स, तो कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग ज़्यादा क्रिएट करने वाली प्रॉब्लम, देन द प्रॉब्लम इट विल सॉल्व। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है भाई, जो कॉम्प्रिहेंसिव विलेज लेवल सर्वे जिसमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है वो बड़ा ही नेसेसरी प्रिकर्सर है। ये जो लैंड टाइटलिंग अगर हमें कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग पे शिफ्ट होना है ना, तो करंट रिकॉर्ड्स पे रिलाई करना या इवन सैटेलाइट इमेजरी पे भी रिलाई करना वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा देन ऑन ग्राउंड जो लोकल सर्वेज कराए जाएंगे। ठीक है, ये बड़ा ही ज़रूरी है कि कंट्री हैज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम
और इंटीग्रेटेड सिस्टम और इंटीग्रेटेड रिपोजिटरी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज। क्योंकि देखो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम आता है, ये इन्वेस्टर्स की जो सिक्योरिटी के लिए काम आता है, ये एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए काम आता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे जो अननेसेसरी बर्डन बढ़ रहा है हमारी जुडिशरी पे, 2/3 ऑफ द केसेस जो हैं तो वो कम हो जाएंगे जो 20-20 सालों तक चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग के। अब एक स्वामित्व स्कीम भी चलती है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है ना, हैज़ इशूड गाइडलाइंस उसके लिए। ये 2020 की न्यूज़ है, वैसे बहुत पुरानी है। तो स्वामित्व स्कीम को लेके, तो स्वामित्व स्कीम होती क्या है? स्वामित्व है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, तो सर्वे करने हैं, विलेजेस का सर्वे करने हैं एंड मैपिंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, इसे स्वामित्व कहते हैं। तो सर्वे भी होगा, फिर मैपिंग भी होगी, सर्वे बनाना और मैप बनाना विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कोलेबरेटिव एफर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है। स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट्स जो हैं, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, और सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सर्वे ऑफ इंडिया, और ये जो स्टेट के पंचायती राज डिपार्टमेंट्स हैं और स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स जो है। ठीक है, इसका एम क्या है? एम है कि प्रोवाइड करना इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। ये एक स्कीम है जो मैप करती है लैंड के पार्सल्स को रूरल इनहेबिटेड एरियाज जिनमें रहा जा रहा है ना, तो रूरल इनहेबिटेड एरियाज की मैपिंग द लैंड पार्सल इन रूरल इनहेबिटेड एरियाज ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से एंड कोर्स की मदद से। कोर्स क्या? कॉन्टीन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन की मदद से एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से ये मैप करती है लैंड पार्सल्स को इन रूरल इनहेबिटेड एरियाज। दो मैपिंग अक्रॉस द कंट्री फेज वाइज मैनर में होगी 2020 से 24 तक। अब ये क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है? स्ट्रीमलाइन, ये हेल्प करती है प्लानिंग, स्ट्रीमलाइनिंग प्लानिंग करने में, अब रेवेन्यू कलेक्शन करने में रूरल एरियाज में, और फिर तीसरा है कि क्लैरिटी ऑन प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, कि किसकी प्रॉपर्टी कौन सी है। इनेबल करती है ये क्रिएशन ऑफ ये जो GPDPs, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स करने होते हैं ना, ग्राम पंचायत को ये प्रिपेयर करने होते हैं ये प्लान, जो वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस करी जा सके इसके लिए। तो GPDPs ये एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस के तहत ये प्रिपेयर होता है, जो कन्वर्जेंस विद द स्कीम्स सभी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ की ना, रिलेटेड टू 29 सब्जेक्ट जो 11 शेड्यूल में है, तो उसको लेके ये GPDP प्रिपेयर करा जा सकता है, कराता है। तो प्लानिंग स्ट्रीमलाइन करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, प्रॉपर्टी राइट क्लैरिटी के लिए फिर चौसा GPDP क्रिएशन इनेबल करता है ये। ठीक है, क्या है ये करता है कि स्वामित्व स्कीम सर्वे करेंगे, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, तो ये है स्वामित्व स्कीम। नवंबर 2024 का ये 1.8 आर्टिकल है पॉलिटी में। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में इसमें बात होगी। तो जो हमारा यूनियन मिनिस्टर है ना, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने बोला है कि लगभग 95% ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स रूरल इंडिया के अंदर हैज़ बीन डिजिटलाइज्ड सिंस 2016। 95%, बड़ी फीट है ये। अब दिस अचीवमेंट इज़ ड्यू टू जो डिजिटल इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है ना, कौन सा? लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। डिजिटल इंडिया के अंदर जो LRMP प्रोग्राम चल रहा है, LRM प्रोग्राम चल रहा है, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसके कारण एडिशनली जो कैडेस्ट्रल मैप्स है ना, जिस पे शो होता है कि कौन सी जगह, कौन सा जो लैंड ओन है, किसने करा है, क्या करा है, ये सब। तो ये कैडेस्ट्रल मैप, डिजिटलाइजेशन ऑफ द कैडेस्ट्रल मैप हो गया लगभग 70%, हैज़ रीच्ड 70% एट नेशनल स्केल, लगभग 70% एट नेशनल स्केल। पर एक फैक्ट ही चल जाएगा कि 95% ऑफ द लैंड रिकॉर्ड जो है डिजिटलाइज हो गया रूरल इंडिया के अंदर। किस मिशन के अंदर? जो डिजिटल इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम LRM प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर। अब ये प्रोग्राम क्या है? 2016 में, इन 2016 बाय रिवैम्पिंग NLRM प्रोग्राम है ना, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, उसको रिवैम्प करा गया 2016 में। कौन सी मिनिस्ट्री? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब टोटली केंद्र सरकार ही इसको देख रही है। और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज DLR है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का,
DLR है, मॉड का जो डिपार्टमेंट है वो इसको देख रहा है। अब ये प्रोग्राम अब एक्सटेंड हो गया 2021 से 2025-26 तक ना, ये एक्सटेंड हो गया है। और इसमें दो नए कंपोनेंट ऐड कर दिए जा चुके हैं। एक तो जो कंसेंट बेस्ड पे ना, जो ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, और जो डिजिटल रिकॉर्ड्स बने ना, लैंड रिकॉर्ड, डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को कंसेंट बेस्ड पे या आधार नंबर से लिंक करा जाएगा। फिर दूसरा कंपोनेंट है जो रेवेन्यू कोड्स है ना, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल रेवेन्यू कोड्स इंडिया में जो है, एंड उनकी इंटीग्रेशन करनी है हमें लैंड रिकॉर्ड्स के साथ, उनकी इंटीग्रेशन करनी है लैंड रिकॉर्ड्स के साथ। क्योंकि देखो, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, इनको वो जो रेंट वगैरह वो लेने होते हैं, टैक्स वगैरह लेने होते हैं ना, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, तो इसीलिए सभी रेवेन्यू कोड्स की कंप्यूटराइजेशन करेगी और उसकी इंटीग्रेशन करी जाएगी लैंड रिकॉर्ड्स के साथ। अब ये जो डिजिटल इंडिया LRM प्रोग्राम है, इसका जो अल्टीमेट एम है ना, वो है रिप्लेस करना जो अभी मैनुअल प्रिजम्पटिव लैंड टाइटल सिस्टम चलता है ना, उससे हमें एक डिजिटल कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी मैनुअल प्रिजम्पटिव लैंड टाइटल सिस्टम है, उसको हमें डिजिटल कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये जो डिजिटल इंडिया LRM ये प्रोग्राम है क्या, लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर कौन कौन से की इनिशिएटिव, ये 5 की इनिशिएटिव आपको पहले याद रखना है। एक तो भू आधार, जैसे हमारे लिए आधार नंबर है ना, ऐसी भू भू आधार यूनिक लैंड पिन है, यूनिक लैंड पिन, भू आधार यूनिक लैंड पिन, यूनिक लैंड पिन, पिन क्या है, अपना पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। भू आधार यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो कि लैंड पार्सल्स को असाइन होगा, ताकि हम रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को स्ट्रीमलाइन कर सके, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स में भी काम आएगा ये। फिर दूसरा है कि NGDRS, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम नेशनल लेवल पे, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म प्रोसेस। जो डीड या डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन है ना, तो उसका एक यूनिफॉर्म जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो, ताकि रजिस्ट्रेशन करा सके हम, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म प्रोसेस, जो भी डीड या डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन है ना उनका। फिर तीसरा है कोड के इंटीग्रेशन, जैसे हमने देखी थे ना अपना ये क्या, जो रेवेन्यू कोड है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल रेवेन्यू कोड एंड देयर इंटीग्रेशन विद द लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये तो रेवेन्यू कोड्स की बात हुई, अब कोड इंटीग्रेशन की भी बात है कि लैंड रिकॉर्ड्स को लिंक करना है हमें विद कोड्स, जिससे फास्टर रिजोल्यूशन एंड रिड्यूसिंग लैंड डिस्प्यूट्स हो। ठीक है, अब फिर चौथा है कि ट्रांसलिटरेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल, उर्दू में अगर लैंड रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हमें उसको इंग्लिश, मान लो इंग्लिश स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो उसे क्या है, स्क्रिप्ट इंग्लिश होगी, लैंग्वेज उर्दू ही होगी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलिटरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ट्रांसलिटरेशन उसे कहते हैं। तो ट्रांसलिटरेशन इनटू 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ताकि लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम करा जा सके। लैंड रिकॉर्ड एसेस करते हो ना, मान लो कोई कलेक्टर बैठ के लैंड रिकॉर्ड एसेस कर रहा है और वो कोई उर्दू में लिखा हुआ है या किसी और भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, जो उसे पढ़नी नहीं आ रही है, भले ही उसे बंगाली आती है पर बंगाली से पढ़नी नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो वाली बात है। फिर अगला है भू आधार यूनिक लैंड पिन, तो हमने देख लिया था। अब ये है भूमि सम्मान, ये एक अवार्ड है जो प्लैटिनम ग्रेडिंग का, जो उन डिस्ट्रिक्ट्स को दिया जाएगा जो सैचुरेशन अचीव कर लेंगे ना कोर कंपोनेंट्स ऑफ ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का, तो उसको ये भूमि सम्मान दिया जाएगा। 5 याद हो गए कौन कौन से, एक तो ये जो यूनिक लैंड पिन है, फिर अगला जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है नेशनल लेवल पे, फिर कोड, फिर ट्रांसलिटरेशन और भूमि सम्मान। अब देख लेते हैं नीड क्या है लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन की ना। एक तो इसकी बड़ी सोशल इकोनॉमिक रिलेवेंस है, तो ऐसे एक्सेस टू लैंड एंड इट्स डॉक्यूमेंट ओनरशिप, ये लाइवलीहुड के लिए बहुत ही वाइटल है,
मेजॉरिटी ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। क्योंकि जैसे अगर हमें क्रेडिट लेना है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास ज़मीन के कागज़ होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाइटल फॉर लाइवलीहुड है वल्नरेबल सेक्शन के लिए खासकर। फिर लैंड ओनरशिप के जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, एक डिस्प्यूट लैंड का होने रिजॉल्व होने में लगभग 20 साल से ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। और इंडिया में 2/3 ऑफ द जो केसेस हैं जो कोर्ट्स के अंडर पेंडिंग, वो लैंड डिस्प्यूट्स के पेंडिंग है, ठीक है। तो लैक ऑफ, क्योंकि हमारे पास ना कंक्लूसिव टाइटलिंग नहीं है, इसका मतलब भी हम इस वीडियो में आगे देख लेंगे। तो लैक ऑफ कंक्लूसिव टाइटलिंग है, जिसके कारण इलीगल लैंड एक्विजिशन हो रहा है थ्रू फॉर्जरी या बेनामी प्रॉपर्टी के थ्रू। और ये लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स जो हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं, 60% ऑफ द डिस्प्यूट से ज़्यादा, तो वही हमने 2/3 बोल दिया। अब कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग के अंदर ना जो टाइटल है वो गवर्नमेंट ग्रांट करती है और वो गारंटी लेती है कि लैंड बिलोंग्स टू यू, ऐसा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बड़ा इनएफिशिएंट है। जो अपडेट और करेक्ट करना ना लैंड रिकॉर्ड्स को, वो आधार को डिटेल से अपडेट करना जितना इजी नहीं है। ये बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स, इलेबोरेट एंड टीडियस टास्क है, जिसमें करप्शन भी और लैंड ग्रैबिंग वगैरह इंक्लूड होती है। अब जो लैक ऑफ अपडेटेड रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट ग्राउंड रियलिटीज़। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके दादा या परदादा की वो ज़मीन थी, वो यूज़ करते आ रहे हैं, बट क्योंकि वो ज़मीन कभी अपने नाम पे नहीं चढ़वाई है, तो नाउ जो हायरार्की इस्टेब्लिश कर पाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो वही आउटडेटेड मैपिंग है। एक्सक्लूजन एरर इन रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स में जो लैंड ओनरशिप से रिलेटेड लिंक है ना, क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे से वेल मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। जैसे पीएम किसान के अंदर जो एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज़ को, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका लैंड रिकॉर्ड वेल मेंटेन्ड हो, ठीक है। अब स्ट्रेंथनिंग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रॉपर्टी टैक्स एंड लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग बड़े ही मेजर सोर्स है रेवेन्यू के लिए लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है। अब लैंड डिस्प्यूट्स के कारण और अनक्लियर जो टाइटलिंग है ना, इससे क्या बहुत सारी डिलेज और इनएफिशिएंसीज होती हैं। जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, लैंड एक्विजिशन वगैरह है, लैंड ट्रांजेक्शन की एक ब्लैक मार्केट पूरी खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो देन एट ग्राउंड फॉर एन आईएएस टू असेस कि इस बंदे को कंपनसेशन देना है नहीं देना, बेस्ड ऑन कि इसके जो कागजात हैं वो असली है या नकली, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। अब चैलेंजेस क्या हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड करने में ना, तो सबसे पहला तो है कि प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग इंडिया में है। तो ट्रांसफ़र ऑफ द लैंड जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट जो 1882 का ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए था, टीपीए 1882, उस पे बेस्ड है ट्रांसफ़र ऑफ द लैंड। और इसमें क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल होती है, सेल डीड्स, कि हाँ भाई सेल हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड्स होती है, नॉट ऑफ द लैंड टाइटल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बट इसका हो रहा है कि जो सेल हुई है तो उसकी रजिस्ट्री करवाई जाती है, ठीक है। दूसरा जो बोनोफाइड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है मे नॉट ऑलवेज गारंटी ओनरशिप। इसका मतलब बस इतना है रजिस्ट्री करवाने का कि हाँ भाई जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। क्योंकि जो अर्ली ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी, अगर वही एम्बिगुअस है वो, ठीक है, तो कैसे ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं हम। अब जो लैंड है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड ना काफ़ी डिपेंड कर जाता है स्टेट की अपनी विलिंगनेस में और कितना फेडरल कॉपरेशन है ना। तो अगर ये लैकिंग है या स्टैंडर्डाइजेशन अमॉन्ग स्टेट्स का इशू है आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लॉ सेम नहीं है, लैंग्वेजेस सेम नहीं है, पॉलिसीज सेम नहीं है, तो इसके ये हिंडर करता है डिजिटलाइजेशन को। अब डिपार्टमेंट की ना सिलो अप्रोच होती है कि जो लैंड ओनरशिप है वो काफ़ी मल्टीपल डॉक्यूमेंट से हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, ठीक है। तो उनको एक्सेस करना बड़ा कम्बरसम हो जाता है। जैसे जो सेल्स डीड है, ठीक है, कि सेल हुई है तो उसको हम रजिस्टर कराते हैं ना, तो ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। फिर दूसरा कि जो मैप्स जो होते हैं वो मैप सर्वे डिपार्टमेंट के पास होते हैं। फिर जो प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट होती है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होती है। अब जो लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन,
नॉन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रांजेक्शन्स, कि ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको जो ये है ना रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उनमें रजिस्ट्री करानी ज़रूरी नहीं है, नॉन मैंडेटरी है। अगर आप एक्वायर एक्विजिशन ऑफ द लैंड बाय द गवर्नमेंट अगर आप कर रहे हो तो। फिर दूसरा कि अगर प्रॉपर्टी लीज्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, और फिर है कि हायरार्की पार्टी हायरशिप पार्टीशंस, कि हायर के बीच में पार्टीशंस हो रहे हैं, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्टर कराओ। ठीक है, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1988, हायरशिप पार्टीशन अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हो रहे हैं, तो इससे क्या, इससे इंक्रीज लिटिगेशन बढ़ने का खतरा रहता है। अब रजिस्ट्रेशन की काफ़ी हाई कॉस्ट होती है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, रजिस्ट्रेशन फीस भी बहुत ज़्यादा है, जो डिस्करेज करती है कि प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन का रजिस्टर करा जाए। इससे क्या होता है ना, लीडिंग टू डिस्क्रिपेंसीज। फिर अगला है कि लेगेसी डेटा इश्यूज आ जाते हैं, कि भाई बहुत पुराना डेटा है जो कि अपडेट नहीं हुआ है, तो वो लेगेसी डेटा इश्यूज आ जाते हैं जो प्रेजेंट ग्राउंड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। फिर स्टेक होल्डर्स की भी अपनी रेजिस्टेंस टू चेंजेस स्टेटस को इस एटीट्यूड है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है कुछ एरिया में, और प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लोग समझ नहीं पा रहे, ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन है, ये वाले इश्यूज हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स भी है। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं हम, मूविंग टूवर्ड कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग, ये हमारा एम है। और एंड लैंड टाइटलिंग इसके अंदर क्या होता है, स्टेट गारंटी ऑफ ओनरशिप होती है, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स लाएगा, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, वो फ़ायदा बीट की एग्रीकल्चरल जो पीपल हैं उनको क्रेडिट मिलने लगेगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो उनका रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो नीति आयोग है ना, उसने एक मॉडल एक्ट लाया था, मॉडल एक्ट ऑन कंक्लूसिव CLT, मॉडल एक्ट ऑन कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग 2020, ताकि एड इन फॉर्मुलेटिंग स्टेट लॉज इन दिस रिगार्ड्स। पर स्टेट्स का जो इस पे रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्लो है। अब जो लीगल रिफॉर्म्स हैं वो भी ला सकते हैं, लॉज में चेंज करें रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, सच एज रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टाइटल्स, टाइमली अपडेट करना एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। अब देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी GIS टेक्नोलॉजी की फॉर जियो रेफरेंसिंग ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ना अपना इसके अंदर डिजिटल इंडिया नेशनल रिकॉर्ड, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मेंटेनिंग, LRM सिस्टम। ठीक है, डिजिटल इंडिया LRM सिस्टम के अंदर एक कंपोनेंट है NGDRS, उसको लेके। ठीक है, अब ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन, तो ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल एंड डिजिटल लिटरेसी इंप्रूव करना एंड अवेयरनेस ऑफ द पीपल। ठीक है, ये सब है। अब लैंड रिकॉर्ड्स इन इंडिया हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, वेरियस 5 ईयर प्लान ने इस पे एम्फेसिस किया था, और ये 5 ईयर प्लान ने तो किया ही था। और लैंड रिफॉर्म कुमार के अप्पा ने भी करा था, जेसी के कुमार अप्पा जो थे ना, उन्होंने भी, उनकी कमेटी ने भी ये जिक्र किया था। जो लैंड रिफॉर्म के 5 मेन कंपोनेंट्स है, पहला है कि जो इंटरमीडिएटरी टेन्योर्स है ना, मतलब जो ज़मींदारी सिस्टम चला रहा है, तो ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट्स लाई वेरियस स्टेट्स 1950 से 70s के बीच में, जिसने जो बिग लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप था उस पर एक एंड कर दिया उसको। लैंड जो था वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेस्ड ऑन जो आइडिया ऑफ लैंड टू द टिलर्स, उस आइडिया के बेसिस पे लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन करी। फिर दूसरा, टेनेंसी रिफॉर्म्स के लॉज आए बहुत सारे, जो वर इनैक्टेड, ताकि हम बार कर सकें जो इलीगल फोर्सफुल एविक्शन है ना टेनेंट्स का, जो लैंडलॉर्ड्स करते हैं, और एक फेयर रेंट रेट्स को हम इंश्योर कर पाएँ। हाउएवर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी लीगल लूप होल्स, तो और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टेनेंट्स कंटिन्यू रही। लूप होल जैसे कि परमानेंट टेनेंसी सिस्टम था, जिसमें एक टेनेंट कुड स्टे ऑन द लैंड फॉर एज लॉन्ग पीरियड, बट वो लैंड पे क्लेम नहीं कर सकता है। फिर तीसरा था कि जो सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग लाई गई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस लैंड की जो बात हुई, तो लैंड सीलिंग जो एक्ट्स थे जो 1970 से इनेक्ट हुए,
वो कैप करना चाहते थे लैंड होल्डिंग पे ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली, एंड जो सरप्लस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे टू द लैंडलेस। बट इसमें भी लिमिटेड सक्सेस देखने को मिली, बिकॉज लीगल लूप होल्स थे, और जो लैंडेड एलिट्स थे उसने उनकी तरफ से बहुत रेजिस्टेंस थी, करप्शन भी था, और पॉलिटिकल विल की भी कमी थी। फिर कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स, it aimed at combining fragmented land into larger, more contiguous land to enable mechanization. पर इसमें स्मॉल फार्मर्स का जो रेजिस्टेंस आया, अनविलिंग टू गिव अप देयर लैंड, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमने अपनी लैंड दी और हमें पता नहीं कैसा आउटपुट मिलेगा ये वो। तो लिमिटेड सक्सेस रही इसकी। फिर है कंपाइलेशन ऑफ एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है।